नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 10 और वो भी ब्रिज मैनुअल का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी रेफरेंस के साथ। वो सारे प्रश्न देखेंगे कि ब्रिज मैनुअल के किस पारा से उठाया गया है, ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। चलिए चलने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जाकर के आप अपनी तैयारी को पूरा बूस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे डाला हुआ, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का टेस्ट डाला हुआ है, अकाउंट एंड फाइनेंस का टेस्ट डाला हुआ है, और तीनों मैनुअल का नोट्स चैप्टर वाइज डाला हुआ है दोस्तों, और तीनों मैनुअल का टेस्ट भी चैप्टर वाइज डाला हुआ है। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात बता दें आपको कि अभी वीकली टेस्ट चल रहा है, तो वीकली टेस्ट में आप ज्वाइन कर लीजिए। एएन का जो वीकली टेस्ट होता है वो प्रत्येक शनिवार होता है। शनिवार को 5 बजे से स्टार्ट होगी और रात में आप कभी भी अटेंड हो सकते हैं जब आपको टाइम मिले। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी आपको समय मिलता है आप अटेंड हो जाइए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट, मार्कशीट, सॉल्यूशन सब वहाँ पे दिखा देगा। फिर भी हम नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे उसको आपका रैंक सभी के सामने पब्लिश करते हैं, तो आपकी एक पता चले कि आपका लेवल कितना है, एक आपको अंदाज़ा मिलेगा। चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा आज का कह रहा है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रिज इज एग्जामिन्ड फॉर विच पीरियड। कह रहा है कि जो पास्ट हिस्ट्री हम लोग ब्रिज का लेते हैं वो कितने साल का लेते हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा लास्ट 10 से 15 साल का हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए। लेटेस्ट ब्रिज का मैनुअल जो है वो पारा नंबर 702 में, लेटेस्ट ब्रिज का मतलब हो गया दोस्तों 2024 में जो रिवाइज्ड मैनुअल आई है ब्रिज का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पारा नंबर 702 में आ जाइए। पास्ट हिस्ट्री ऑफ द ब्रिज का जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वीनियंटली कंटेन्ड इन ए रजिस्टर बेस्ड अपॉन एन एग्जामिनेशन ऑफ ब्रिज इंस्पेक्शन रजिस्टर एंड फ्लड डैमेज रिपोर्ट ऑफ द पास्ट 10 to 15 ईयर्स। स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स का 10 से 15 साल का हम लोग रिकॉर्ड लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 से 15 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विच इज नॉट कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग डेंजर लेवल। करा इनमें से कौन चीज़ हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं जब डेंजर लेवल डिसाइड करते हैं। तो पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ द सॉइल, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तीसरा ऑप्शन है कोस्ट ऑफ ब्रिज, और चौथा ऑप्शन है हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो दोस्तों डीएल लेने के लिए, यानी डीएल मेजरमेंट करने के लिए कोस्ट ऑफ ब्रिज से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कोस्ट ऑफ ब्रिज। ऐसे तो हम लोग इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट से भी मार सकते हैं, लेकिन चलिए आइए देखते हैं कि हमारा ब्रिज मैनुअल में क्या कह रहा है और कहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 703 का पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से लेते हैं। इन डिसाइडिंग डेंजर लेवल वेरियस फैक्टर सच एज नेचर ऑफ सॉइल, जो हमारा पहला ऑप्शन था, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, एग्जिस्टिंग ऑफ ड्रॉप एंड कर्टेन वॉल्स, फ्लोरिंग, डेप्थ ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल स्कोर, द हाईएस्ट रिकॉर्डेड फ्लड लेवल, द लेवल ऑफ बॉटम ऑफ द गडर, स्प्रिंगिंग, लेवल ऑफ आर्क, टॉप ऑफ द गाइड बैंड, फ्री बोर्ड टू अलाउड, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये सब चीज़ों को लिया जाता है दोस्तों। इसमें आप देखे होंगे कि कहीं भी कोस्ट ऑफ ब्रिज का चर्चा नहीं हुआ है, और आंसर हो जाएगा हमारा कोस्ट ऑफ ब्रिज। ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जब डीएल का डिसाइड होता है, तो डीएल का मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा डेंजर लेवल शुड इंश्योर एडिक्वेट। डेंजर लेवल शुड बी इंश्योर एडिक्वेट। तो ये तो सिंपल है दोस्तों। डेंजर लेवल में हम लोग क्या क्लियर करते हैं, वर्टिकल लेवल मेनली इसमें ट्रीट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वर्टिकल लेवल। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए। पारा नंबर 703 का 4 का 1 पढ़ते हैं। कह डेंजर लेवल शैल बी लेवल विच इज लोअर ऑफ द फ्लोइंग, द लेवल विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट वर्टिकल क्लियरेंस। वर्टिकल क्लियरेंस इसमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वर्टिकल क्लियरेंस होगा नहीं तो डेंजर लेवल फिर होगा कैसे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सेसिव एफ्लक्स इंगेजिंग ए ब्रिज इज कंसीडर्ड मोर देन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.5 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए। पारा नंबर 703 का
डेंजर लेवल एट द ब्रिज का पॉइंट नंबर 4 का सी पढ़ते हैं। कह रहा है द लेवल ऑफ वाटर विच इज लाइकली टू कॉज एन अनडुली लार्ज एफ्लैक्स, ठीक है, से मोर देन 0.5 मीटर विच मे कॉज लार्ज स्कोरिंग इंडेंजरिंग द ब्रिज एंड। तो 0.5 मीटर से ज़्यादा यदि ये फ्लक्स है दोस्तों तो डेंजर लेवल के कैटेगरी में काउंट होता है। तो आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है फॉर अ स्मॉल आर्क ब्रिज, ठीक है, अ स्पैन ग्रेटर देन 0.4 मीटर डेंजर लेवल इज फिक्स्ड एट। तो डेंजर लेवल कहाँ पे फिक्स करेंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंग लेवल पे फिक्स करते हैं। पर हम लोग पहले देखते हैं कि हमारा मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है। पारा नंबर 703 का बी में पढ़िए आर्क ब्रिज। कह रहा है फॉर अ स्मॉल आर्क ब्रिज ऑफ अ स्पैन लेस देन 4 मीटर, ठीक है, द डेंजर लेवल शैल नॉर्मली बी एट द स्प्रिंग लेवल। स्प्रिंग लेवल तक उसका डेंजर लेवल को हम लोग करते हैं। स्प्रिंग लेवल कहते हैं किसको? पहले ये फिगर में देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं सीधा एक फिगर पे लेके आ गया हूँ आपको। आप ये फिगर को देखिए, ये हमारा यहाँ से आर्क ब्रिज स्टार्ट होता है, ये गोलाई पूरा, और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये जो इस पोर्शन से इस पोर्शन तक का जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, यही है स्प्रिंग लेवल। स्प्रिंगिंग लाइन इसी को बोलते हैं। और ये होता है मेन पॉइंट, स्प्रिंग पॉइंट, ये है स्प्रिंग पॉइंट आपका। और इसको बोलते हैं जो बीच का सेंटर का जो स्टोन होता है, इधर से करते आए इधर से करते आए, बीच में जो स्टोन लगाते हैं इस स्टोन को हम लोग बोलते हैं क्रॉन। ये आर्क ब्रिज में बता रहा हूँ दोस्तों, यही है क्रॉन। तो जो डेंजर लेवल हम लोग आर्क ब्रिज में लेते हैं वो यहीं तक लेते हैं, स्प्रिंग लेवल तक। कहाँ तक? स्प्रिंग लेवल तक। किसमें? यदि स्पैन हमारा 4 मीटर से कम है तो, लेस देन 4 मीटर अभी लिखा था, तो 4 मीटर तक कम है तो ये स्प्रिंग लेवल तक ही डेंजर लेवल मेजरमेंट करते हैं। यानी डेंजर लेवल जो लेंगे यहीं तक मेजरमेंट करेंगे। देखिए यह है स्प्रिंग लेवल का लाइन। तो यहाँ तक हम लोग नीचे से जब मेजरमेंट करते हुए आएंगे तो सिर्फ स्प्रिंग लेवल तक ही हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा इसमें था सेल नॉर्मली बी एट द स्प्रिंग लेवल, स्प्रिंग लेवल तक लेंगे आर्क ब्रिज का। अब देख लेते हैं जो ये है गडर एंड स्लैब ब्रिज रहेगा तो क्या होगा, डेंजर लेवल कहाँ लेंगे? तो देखिए गडर और स्लैब ब्रिज के लिए वाटर वे पर निर्भर करता है। और ये डाटा दिया हुआ है वाटर वे का कि यदि 6.10 मीटर से कम है तो जो क्लियरेंस बिलो द बॉटम ऑफ द गडर जो लेंगे वो 150 से 300 mm तक लेंगे। और यदि 6.10 से 12.2 मीटर तक है तो लेंगे 450, 12.2 से 30.5 है तो 600 लेंगे, 30.5 से 61 है तो 750 लेंगे, और ग्रेटर देन 61 है तो फिर कितना लेंगे? 1200 लेंगे। तो ये जो डाटा है दोस्तों आपको याद करना चाहिए। हम सिर्फ फिगर से थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि कहाँ से मेजरमेंट करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए हमारा मान लीजिए एक गडर ब्रिज है, ये हमारा गडर ब्रिज है, ये हमारा गडर ब्रिज है। क्लियरेंस बिलो द बॉटम ऑफ गडर, यहाँ से हम लोग क्लियरेंस लेंगे बिलो द बॉटम ऑफ गडर। HFL मेजरमेंट करेंगे तो मान लीजिए कि स्पैन वाटर बे हमारा कितना है? लेस देन 6.10 है। तो वाटर बे लेस देन 6.10 होगा तो कितना? 150 से 300 mm लेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पैन एंड साइट कंडीशन। यहाँ से आप मान के चलिए 150 mm, यानी यहाँ तक 150 mm हम अप्रोक्स लिए हैं, 300 भी ले सकते हैं आप, 150 से 300 तक मान रहा है वो, तो 150 mm लेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये हमारा DFL, कम से कम इतना क्लियरेंस आपको होना, इतना वाटर बे है तो, कि किसके लिए? DL के लिए, डेंजर लेवल के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस तरह से सभी में होगा। यदि वाटर बे इतना है तो 450 लेंगे, यदि वाटर बे इतना है तो 600, फिर 750, फिर 1200। इस प्रकार का हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, उसमें डेंजर लेवल का ब्रिज में लगाते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है फॉर द लार्ज आर्क ब्रिज, जो ब्रिज आर्क ब्रिज है वो लार्ज है तो डेंजर लेवल इज फिक्स्ड एट। तो डेंजर लेवल कहाँ फिक्स करेंगे? तो अब देखिए दोस्तों ब्रिज लार्ज हो गया, स्मॉल था तो हम लोग देखे थे कि स्प्रिंगिंग लेवल तक करते थे। हमारा स्प्रिंगिंग लेवल क्या था? एक फिगर बनाते हैं, ये हमारा है आर्क ब्रिज मान के चलिए। तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है स्प्रिंगिंग लेवल का, स्प्रिंगिंग लेवल, ये होता है स्प्रिंगिंग लेवल का। तो यहाँ हमारा पूछ रहा है फॉर द लार्ज आर्क ब्रिज डेंजर लेवल इज फिक्स्ड एट, पर ये लार्ज आर्क ब्रिज है, मल्टीपल स्पैन होगा इसमें, तो इसका आंसर होगा 2/3 राइज बिलो द क्रॉन, ये आंसर होगा।
अब इसमें एक राइज शब्द का प्रयोग हुआ है, क्रॉन शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो कहते किसको समझ में आ जाएगा। अभी हम डिस्कस किए थे कि क्रॉन जो यहाँ पर होता है इसको हम लोग क्रॉन बोलते हैं। यहाँ पर जो सबसे स्टोन, सेंटर का जो स्टोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉन, यही मेन होता है। यदि ये हट गया तो पूरा आर्क ब्रिज भर के गिर जाएगा। तो ये जो क्रॉन है, तो स्प्रिंग लेवल से क्रॉन के बीच का डिस्टेंस, ये जो मेजरमेंट कीजिए, यही डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं राइज। यही राइज है दोस्तों। कहाँ? स्प्रिंग लेवल से, यानी इस डिस्टेंस से क्रॉन तक का डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं राइज। और इसी राइज का 2/3 लेने के लिए बोल रहा है। अब मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं। मैनुअल में आ जाइए, पारा नंबर 703 का बी नंबर पॉइंट का 2 नंबर पढ़िए। करा फॉर लार्ज स्पैन एंड फॉर मल्टीपल स्पैन, है ना, स्पैन आर्क द डेंजर लेवल सेल एट 2/3 राइज बिलो द क्रॉन ऑफ द आर्क, है ना। 2/3 लेना है राइज का, जो हमारा क्रॉन से जो नीचे होता है। चलिए एक बार हम फिगर में भी आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्रॉन है। फिगर देखिए, ये वाली फिगर, इस फिगर की बात कर रहा हूँ। फिगर में देखिए ये क्रॉन है और ये है हमारा स्प्रिंगिंग लेवल जो लाइन खींचा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसी को राइज बोलते हैं। देखिए राइज का फिगर बना हुआ है, लिखा हुआ है राइज, यही हमारा राइज है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और ये सब जितना आप देख रहे हैं ये सब आर्क ब्रिज है। ये है आर्क ब्रिज, देखिए ये है आर्क ब्रिज, ये है आर्क ब्रिज, ये सारा क्या है? आर्क ब्रिज है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हु कैन राइज डेंजर लेवल इफ हायर HFL अकर्ड विदाउट डैमेज। कह रहा है कि डेंजर लेवल का हाइट को हमको ऊपर करना है, तो कौन करेगा यदि HFL विदाउट डैमेज किए हुए बहुत हाई आ गया है। तो आंसर होगा दोस्तों चीफ ब्रिज इंजीनियर इसको HFL का जो लोकेशन है उसको ऊपर उठा सकता है, हाई कर सकता है। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए, पारा नंबर 703 का बी नंबर पॉइंट का 2 पढ़िए। लिखा हुआ है वेयर हायर HFL हैज़ बिन रिकॉर्डेड, यानी हायर HFL रिकॉर्ड किया गया इन द पास्ट, ठीक है, विदाउट एनी डेंजरस एफ्लक्स भी डेंजरस नहीं हुआ, और स्कोर और डैमेज टू अप्रोचेज एम्बैंकमेंट, कुछ भी डैमेज नहीं किया है, ठीक है, खाली हाईएस्ट फ्लड लेवल आया है। डेंजर लेवल मे बी राइज सुटेबली एट द डिस्क्रेशन ऑफ चीफ ब्रिज इंजीनियर। कौन करेगा? CBE डिसाइड करेगा कि इसको HFL को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों चीफ ब्रिज इंजीनियर ही राइज कर सकता है डेंजर लेवल को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डेंजर लेवल फॉर बॉक्स कल्वर्ट इज फिक्स्ड एट। कर बॉक्स कल्वर्ट जो ब्रिज होता है उसका डेंजर लेवल कहाँ फिक्स करते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका डेंजर लेवल फिक्स करते हैं बॉटम ऑफ द स्लैब का जो बॉटम में फिक्स करते हैं। अभी बॉक्स कल्वर्ट होता कैसा है पहले वो देख लीजिए, और हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्रिज मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है। तो आ जाइए, पारा नंबर 707 डेंजर लेवल एट द ब्रिज का पॉइंट नंबर C बॉक्स कल्वर्ट के बारे में लिखा हुआ है। डेंजर लेवल एट द बॉटम ऑफ द स्लैब में हम लोग डेंजर लेवल फिक्स करते हैं, किसका? बॉक्स कल्वर्ट में। अब आइए बॉक्स कल्वर्ट होता कैसा थोड़ा एक बार देख लेते। देखिए दोस्तों, ये है बॉक्स कल्वर्ट का पिक्चर। देखिए ये हमारा बॉक्स कल्वर्ट है, ये जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर से हमारी ट्रैक जाती है ना, ट्रैक बिछा हुआ है ऊपर में। तो बॉक्स कल्वर्ट में कह रहा है कि डेंजर लेवल कहाँ फिक्स करते हैं? तो बॉटम ऑफ द स्लैब, ये हमारा स्लैब है और ये जो हमारा बॉटम है स्लैब का, तो यहीं पे डेंजर लेवल हम लोग मार्क करके रखते हैं, लिखते हैं। ये हमारा डेंजर लेवल का मार्किंग पॉइंट है जहाँ पे हम मार्क करते हैं इस लेवल पे, क्योंकि हमारा लिखा हुआ है बॉटम ऑफ द स्लैब, और स्लैब का बॉटम कौन है? ये है स्लैब का बॉटम। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है डेंजर लेवल फॉर पाइप कल्वर्ट इज फिक्स्ड एट। डेंजर लेवल पाइप कल्वर्ट में हम लोग कहाँ फिक्स करते हैं? इसका करते हैं टॉप इनसाइड ऑफ द पाइप पे करते हैं। पाइप का टॉप जो इनसाइड है उस पे करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए, पारा नंबर 703 में पॉइंट नंबर D पढ़ते हैं। पाइप कल्वर्ट के बारे में लिखा हुआ है कि डेंजर लेवल कहाँ फिक्स करते हैं? डेंजर लेवल एट द टॉप ऑफ इनसाइड ऑफ द पाइप। पाइप के टॉप इनसाइड में हम लोग क्या करते हैं? डेंजर लेवल फिक्स करते हैं। आइए पहले देखते हैं पाइप कल्वर्ट ब्रिज होता कैसा है। देखिए दोस्तों, ये पाइप कल्वर्ट ब्रिज का छोटा सा फिगर है। ऊपर हमारा देखिए ट्रैक है, ऊपर थोड़ा सा दिख रहा होगा,
ये ट्रैक है, ये हमारा पाइप कल्वर्ट ब्रिज है, छोटा है ये। तो ये पाइप कल्वर्ट ब्रिज में हम डेंजर लेवल कहाँ फिक्स करते हैं, तो इनसाइड ऑफ द पाइप यहाँ पे करते हैं। ये हमारा इनसाइड है, इनसाइड ऑफ द पाइप में हम क्या करते हैं, डीएल को फिक्स करते हैं, डीएल को मार्किंग करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न में लिखा हुआ था ना, टॉप इनसाइड ऑफ द पाइप, क्या लिखा हुआ है पाइप कल्वर्ट में कि टॉप इनसाइड ऑफ द पाइप, यानी जो पाइप होगा, पाइप का टॉप कौन सा है ये, और ये का इनसाइड कौन सा होगा, इनसाइड नीचे होगा अंदर। तो अंदर साइड में आपको क्या करना है, डीएल को मेजरमेंट करना है, डीएल को लिखना है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डेंजर लेवल फॉर बैलेंसिंग कल्वर्ट इज फिक्स्ड। इसका कहाँ फिक्स करते हैं बैलेंसिंग कल्वर्ट को, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50 mm बिलो द टॉप ऑफ पायर और एबैटमेंट में करते हैं। 50 mm नीचे, कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 703 का पॉइंट नंबर ई पढ़िए। कह रहा है बैलेंसिंग कल्वर्ट एंड ब्रिज में दिया हुआ डेंजर लेवल एट 50 mm बिलो टॉप ऑफ पायर और एबैटमेंट इन द केस ऑफ कल्वर्ट विथ गर्डर एंड स्लैब ऑफ द क्रॉन इंट्राडोर्स ऑफ द आर्क ब्रिज। तो ये सब बैलेंसिंग कल्वर्ट एंड ब्रिज के केस में कहाँ करेंगे दोस्तों, 50 mm नीचे करेंगे, 50 mm बिलो करेंगे। किसके, गर्डर से 50 mm नीचे या स्लैब से 50 mm नीचे, यदि क्रॉन है तो क्रॉन से 50 mm नीचे। अगला पॉइंट है हमारा, कह रहा है डेंजर लेवल मार्किंग इज डन ऑन। डेंजर लेवल मार्किंग कहाँ करते हैं, किस पे करते हैं, तो यह है दोस्तों एबैटमेंट और फर्स्ट एंड लास्ट पायर पे कहते हैं, या तो फर्स्ट पे या लास्ट पायर में करते हैं या एबैटमेंट में करते हैं। डेंजर लेवल का मार्किंग कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 703 का 10 में लिखा हुआ है मार्किंग ऑफ डेंजर लेवल। देखिए पॉइंट नंबर ए फर्स्ट पढ़ते हैं, द डेंजर लेवल शुड बी मार्क्ड ऑन एबैटमेंट और ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट पायर ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के फर्स्ट में या लास्ट पायर में आपको करना है, और नहीं तो एबैटमेंट में करना है, तीनों में से कोई एक होना चाहिए दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये ना। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, फॉर लॉन्ग मल्टीपल स्पैन ब्रिज डेंजर लेवल मार्क आर। करा कि डेंजर लेवल कहाँ मार्क करेंगे, यदि मल्टीपल स्पैन हो या लंबा ब्रिज हो तो इस केस में हम लोग करेंगे रिपीटेड ऑन इंटरमीडिएट पायर्स, यानी एक पाया छोड़ के या दो पाया छोड़ के कंटिन्यूअस करेंगे दोस्तों। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 703 का 10 में ही लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं इन द केस ऑफ लॉन्ग मल्टीपल स्पैन ब्रिज द डेंजर लेवल मार्क शुड बी रिपीटेड सुटेबली ऑन द इंटरमीडिएट पायर्स। कहाँ करेंगे, इंटरमीडिएट पायर्स में करेंगे दोस्तों। हम लोग डेंजर लेवल की बात इतनी देर से कर रहे हैं, पर डेंजर लेवल का मार्किंग कैसे करते हैं हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि कैसा बाइंड रहेगा उसका, कैसा चार्ट बनेगा, कैसा डायग्राम उसका बनेगा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस पर और डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसका एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, जो हमारा नोट्स में डाला हुआ उसका मैं एक पिक्चर लिया हूँ जो आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये डेंजर लेवल का मार्किंग है जिसका डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए। कह रहा है मार्क्ड विथ ए ब्राइट रेड बैंड 5 सेंटीमीटर, रेड बैंड होगा कितना होगा 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm वाइड सेंट्रली, सेंटर में होगा, ओवर ए वाइट बैंड, वो भी वाइट बैंड के ऊपर 10 सेंटीमीटर वाइड फॉर ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी एक वाइट बैंड होगी जो 600 mm की लंबी की होगी और 100 mm की चौड़ाई की होगी। इसके ऊपर 50 mm का एक रेड बैंड होगा। ये है दोस्तों रेड बैंड, यही है पूरी कहानी डेंजर लेवल की। यानी डेंजर लेवल का जो पट्टी होगी वो वाइट बैंड की होगी, कितनी चौड़ाई होगी उसकी 100 mm और लंबाई होगी इसको 600 mm। बीच में 50 mm का क्या करेंगे, रेड का बैंड मारेंगे। यानी आप ऐसा समझ लीजिए 50 तो ये हो गया, टोटल 100 था तो ये बचा कितना, ये बचा दोस्तों सिर्फ 25 mm, ये बचा 25 mm और ये बचा भी 25 mm, क्योंकि टोटल 100 mm तो है ही ये कुल चौड़ाई। तो 50 mm का बैंड है और ऊपर वाइट है 25 mm, नीचे वाइट है 25 mm, बीच में है 50 mm का रेड बैंड और इसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 600 mm, यही लिखा हुआ है। लेंथ 60 सेंटीमीटर यानी 600 mm और इसकी जो चौड़ाई है वो कहाँ लिखा हुआ है, देखिए वाइट बैंड 10 सेंटीमीटर वाइड है। 10 सेंटीमीटर मतलब कि 100
mm, तो ये 100 mm हो गया। अब आप डेंजर लेवल का बैंड समझ गए होंगे कि पट्टी कैसा रहता है। अब चलिए हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, डेंजर लेवल मार्क आर पेंटेड ऑन विच साइड ऑफ द ब्रिज। डेंजर लेवल जो हम पेंट करेंगे ब्रिज के किस साइड में करेंगे, डाउन साइड में करेंगे या अप साइड में करेंगे, यानी डाउन स्ट्रीम साइड में करेंगे या अप स्ट्रीम साइड में करेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कि अप स्ट्रीम साइड में हमेशा डीएल का मार्किंग करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 703 का 10 में देखते हैं। कह रहा है दीज मार्क शुड बी फिक्स्ड ऑन अप स्ट्रीम साइड ऑफ द ब्रिज। कहाँ करेंगे, अप स्ट्रीम साइड में हम जो मार्किंग करेंगे इसका वो अप स्ट्रीम साइड में करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे तक देख लेते हैं कैसा होना चाहिए। तो लिख रहा है विजुअल टू द इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल पेट्रोलमैन एंड वॉचमैन। ऐसा होना चाहिए कि हमारा इंस्पेक्टिंग जो ऑफिशियल्स हो उसको, पेट्रोलमैन को और वॉचमैन को स्पष्ट दिखे। यहाँ से पढ़ते हैं और आगे, डेंजर लेवल शुड बी मार्क्ड विथ ब्राइट रेड बैंड 5 सेंटीमीटर वाइडली सेंट्रली ओवर द वाइट एंड बैंड 10 सेंटीमीटर वाइड फॉर लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो हम अभी फिगर में देखे दोस्तों उसका वर्णन किया हुआ है कि वो बॉन्ड पट्टी कैसा होना चाहिए। क्या लिख रहा है, कह रहा है कि एक बॉन्ड पट्टी होगा ऐसा होगा जिसमें ये बीच में होगा आपका रेड कलर का, ये होगा किसका होगा, ये रेड कलर का। चलिए हम इसको रेड ही बना देते हैं। ये हमारा पूरा होगा किसका, ये रेड कलर का होगा, है ना। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो मात्र होगी कितना, 50 mm होगी, और ये पूरा लेंथ हो जाएगा 600 mm, और ये पूरी बैंड है कितना, 100 mm का, यानी 25 वाइट इधर हो गया, 25 वाइट ऊपर हो गया, ये कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कलर स्कीम ऑफ डेंजर लेवल मार्किंग इज। अब कलर स्कीम की बात हो रही है, मार्किंग कैसा करेंगे, तो आंसर हो जाएगा रेड ऑन ब्लैक, रेड बैंड ऑन वाइट, रेड बैंड ऑन वाइट बैंड। रेड जो बैंड है वो वाइट बैंड पे हम लोग इसका मार्किंग करते हैं, यही ना इसका, क्योंकि दो ही तो कलर होता है, वाइट होता है और रेड होता है, तो वाइट के ऊपर रेड का बैंड चढ़ा होता है। तो आंसर हो जाएगा रेड बैंड ऑन वाइट बैंड। हमारा मैनुअल में भी देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, द डेंजर लेवल शुड बी मार्क्ड विथ ए ब्राइट रेड बैंड 5 सेंटीमीटर वाइडली सेंट्रली ओवर ए वाइट बैंड। वाइट बैंड के ऊपर रेड बैंड होगा, है ना, यानी रेड बैंड ऑन वाइट बैंड, आंसर सही है। चलिए यहाँ से दोस्तों सिर्फ डाटा पूछ रहा है उसका डेंजर लेवल का, तो अब बताना आसान हो जाएगा। करा विड्थ ऑफ रेड बैंड इन डेंजर लेवल मार्किंग इज। तभी हम लोग फिगर में देखे थे रेड बैंड का विड्थ कितना होगा, तो रेड बैंड का विड्थ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए रेड बैंड 5 सेंटीमीटर वाइडली सेंट्रली, है ना, तो रेड बैंड कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, अभी हम लोग फिगर में भी देखे थे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है लेंथ ऑफ डेंजर लेवल मार्किंग बैंड इज। उसका लेंथ कितना होता है डेंजर लेवल का, तो कितना होता है, 60 सेंटीमीटर होता है उसका लेंथ डेंजर लेवल का जो हम लोग मार्किंग करते हैं। चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा फिगर देखिए, फिर से फिगर पर आ गए हैं। लेंथ कितना है, 600 सेंटीमीटर है, लेंथ कितना है, 600 mm है लेंथ कितना, 600 mm। रेड बैंड की चौड़ाई कितनी है, 50 mm, और पूरी बैंड कितनी है चौड़ाई, 100 mm। यही प्रश्न है जो आगे पूछा जाएगा बार बार। तभी जो हमारा प्रश्न था वो क्या था, लेंथ था ऑफ द डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का लेंथ कितना है, क्लियर कर लिए हम लोग अभी, 600 mm डेंजर लेवल का लेंथ, 60 सेंटीमीटर यानी 600 mm। यहाँ भी दिया हुआ देखिए 10 सेंटीमीटर वाइड फॉर द लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर यानी 600 mm। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पोस्टिंग ऑफ ब्रिज वॉचमैन ड्यूरिंग मानसून इज डिसाइडेड बाई। कह रहा है कि ब्रिज पर जो वॉचमैन पोस्टिंग करेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डिविजनल इंजीनियर डिसाइड करेंगे कि किसको देना है ना। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 704 में लिखा हुआ है कि पोस्टिंग वॉचमैन का होगा कि नहीं। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, कह बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द ब्रिज एंड बिहेवियर ऑफ द रिवर डिविजनल इंजीनियर विल डिसाइड एज द ब्रिज वेयर वॉचमैन आर टू बी पोस्टेड ड्यूरिंग द मानसून पीरियड। वो डिसाइड करेंगे कि मानसून पीरियड में वॉचमैन यहाँ देना है कि नहीं देना है। हमारा पीवे मैनुअल में भी इस चीज़ का डिस्कस किया हुआ है, पारा नंबर 1006 में
इंडियन पीवे मैनुअल में, है ना। तो वहाँ भी आप जा कर के इस चीज़ को देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इफ डेंजर इज नोटिस ब्रिज वॉचमैन शुड, यदि नोटिस में आया कि डेंजर है तो वॉचमैन क्या करेगा। तो दोस्तों, प्रोटेक्ट द ट्रैक एंड स्टॉप द ट्रैफिक, पहला काम वॉचमैन का यही होगा, ट्रैक को प्रोटेक्ट करना और ट्रैफिक को स्टॉप करना। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 704 का 1 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, हम सीधा पारा नंबर 705 में आ गए हैं ब्रिज मैनुअल का। पारा नंबर 704 का पॉइंट नंबर आगे देखिए जहाँ लिखा हुआ है, ये आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पढ़िए इसका। पॉइंट नंबर 5 ये क्या कह रहा है, इफ डेंजर इज एप्रीहेंडेड दे शुड अरेंज टू प्रोटेक्ट द ट्रैक एंड स्टॉप द ट्रैफिक। क्या करेगा, तुरंत वो ट्रैक को प्रोटेक्ट करेगा और ट्रैफिक को स्टॉप करने का काम करेगा, पहला काम, यदि डेंजर उनको लगा तो। किनको, वॉचमैन को। तो हमारा प्रश्न यही था, देखिए हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न यही था, इफ डेंजर इज नोटिस ब्रिज वॉचमैन शुड, क्या करेगा ब्रिज वॉचमैन, प्रोटेक्ट द ट्रैक एंड स्टॉप द ट्रैफिक, ट्रैक को प्रोटेक्ट करेगा और ट्रैफिक को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। चलिए तो अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों इस पे नहीं जाइए, ये सोल्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ पेस्ट हो गया है, दरअसल लिखा हुआ है पारा नंबर 705 का 5 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, पिचिंग स्टोन्स एंड बोल्डर्स रिजर्व आर फिक्स्ड बाय, किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा चीफ इंजीनियर या चीफ ब्रिज इंजीनियर के द्वारा फिक्स किया जाएगा, पिचिंग स्टोन यदि करवाना है या बोल्डर्स करवाना है तो। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 707 का 1 में पढ़िए, कह रहा है लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ रिजर्व स्टॉक ऑफ द पिचिंग स्टोन्स बोल्डर एंड अदर मानसून रिजर्व्स शुड बी फिक्स्ड बाय चीफ इंजीनियर और चीफ ब्रिज इंजीनियर। किनके द्वारा फिक्स करवाया जाएगा, चीफ इंजीनियर और चीफ ब्रिज इंजीनियर के द्वारा पिचिंग स्टोन या बोल्डर्स को रिजर्व कराना है तो इन लोग करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है क्रॉस सेक्शन डायग्राम आफ्टर फ्लड शुड शो रिकॉर्ड ऑफ। तो क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 5 ईयर्स क्रॉस सेक्शन का रिकॉर्ड हम लोग लेते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 711 का फ्लूड रिकॉर्ड ड्यूरिंग मानसून का पॉइंट नंबर 3 में पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर ड्यूरिंग फ्लड्स, है ना। इसका पॉइंट नंबर यहाँ आ जाइए, सीधा यहाँ से पढ़ते हैं। 5 ईयर्स रिकॉर्ड मे बी प्लॉटेड ऑन ईच डायग्राम इन द डिफरेंट कलर्स ऑफ द कंपेरिजन्स। कितने ईयर्स का रिकॉर्ड लेते हैं, 5 ईयर्स का। आफ्टर वन सेट ऑफ द कंप्लीट अनदर सेट ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स शुड बी कमेंस्ड विथ द सेम ऑर्डर ऑफ द कलर्स। यानी 5 साल का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको रिकॉर्ड लेते हैं क्रॉस सेक्शन डायग्राम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रिवर कोर्स सर्वे शुड एक्सटेंडेड डाउन स्ट्रीम बाई। करा के जो रिवर कोर्स का जो सर्वे हम लोग करते हैं तो डाउन साइड में कितना करते हैं, तो डाउन साइड में दोस्तों करते हैं हम लोग कितना, डाउन साइड में करते हैं 1 किलोमीटर। डाउन साइड में कितना करते हैं, 1 किलोमीटर। और अप साइड में कितना करते हैं, अप साइड में करते हैं 3 किलोमीटर। ये है अप साइड का और ये है डाउन स्ट्रीम का। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 711 का 3 में सर्वे ऑफ द कोर्स ऑफ द रिवर में लिखा हुआ है एट ईच स्पेसिफाइड ब्रिज सर्वे ऑफ द कोर्स ऑफ द रिवर टू ए फिक्स्ड स्केल शुड बी मेड soon after the monsoon extending at least 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द ब्रिज। एक यानी जो हम लोग सर्वे करेंगे दोस्तों, अप साइड में आपको 3 किलोमीटर तक का सर्वे करना है ब्रिज का, और डाउन साइड में जो कीजिएगा आप वो 1 किलोमीटर कीजिएगा। और ये डाटा बहुत VVI है, एग्जाम में अक्सर पलट के पूछते रहता है। कभी आपका पूछता है अप स्ट्रीम साइड का कितना करेंगे, कभी डाउन स्ट्रीम साइड का पूछता है। तो अप स्ट्रीम साइड में जो सर्वे करेंगे हम लोग वो 3 किलोमीटर करेंगे, और डाउन स्ट्रीम में जो सर्वे करेंगे वो 1 किलोमीटर करेंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा रिवर एंड फ्लड रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय, किससे के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। आंसर हो जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, यानी जो AN होंगे उनके द्वारा रिवर एंड फ्लड जो रजिस्टर होगा वो मेंटेन करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है, लेटेस्ट जो हमारा ब्रिज मैनुअल है उसका पारा नंबर 714 का 1 में आ जाइए और यहाँ से पढ़िए, इफ एनी should be maintained by the assistant engineer in a
रिवर एंड फ्लड रजिस्टर। रिवर और फ्लड रजिस्टर जो होगा वो कौन करेगा? असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेन करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा फ्लड रजिस्टर मस्ट बी रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी विदिन। कह रहा स्क्रूटनी होने के बाद फ्लड रजिस्टर कितने दिन बाद रिटर्न आ जाएगा? तो आंसर होता है दोस्तों 15 डेज के अंदर में रिटर्न होकर के आ जाता है। स्क्रूटनी होने के बाद कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 714 का रिवर एंड फ्लड रजिस्टर का पॉइंट नंबर 2 का जो हाईलाइट किया हुआ है वो पोर्शन पढ़ते हैं दोस्तों। द रजिस्टर शुड देन बी सेंड टू द असिस्टेंट इंजीनियर फॉर नोटिस द डिविजनल इंजीनियर ऑर्डर विथ इंस्ट्रक्शन टू रिटर्न इट विद इन 15 डेज। 15 डेज के अंदर में क्या करना है? इसको रिटर्न करना है। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है फ्लड डैमेज रिपोर्ट आर सेंड विद इन। कितने दिनों में फ्लड डैमेज की रिपोर्ट को आपको भेजना है? तो दोस्तों ये होता है विद इन 3 डेज के अंदर में आपको फ्लड रिपोर्ट को भेज देना है। यदि आपके यहाँ फ्लड आया है, डैमेज किया है, तो आपको उसको रिपोर्ट जो भेजना है वो चीफ इंजीनियर को भेजना है, और वो भी कितने दिनों में? 3 दिनों के अंदर में भेज देना है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 715 में आ जाइए, फ्लड रिपोर्ट, और पढ़िए ड्यूरिंग द फ्लड सीजन रिटर्न रिपोर्ट ऑफ द डैमेज मस्ट बी सेंड प्रॉम्प्टली बाय द डिविजनल इंजीनियर। कौन भेजेगा? डिविजनल इंजीनियर भेजेगा। किसको? टू द चीफ इंजीनियर विद इन 3 डेज। देखिए इसमें दोस्तों 3 प्रश्न आया। पहला भेजेगा कौन? तो डीएन भेजेगा। किसको भेजेगा? टू सी को भेजेगा। सी को भेजेगा। कितने दिन के अंदर में भेजेगा? 3 डेज के अंदर में भेजेगा। 3 डेज के अंदर में भेजेगा। ये 3 पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि फ्लड जो रिपोर्ट है, जो डैमेज रिपोर्ट है, वो आपको डीएन भेजेगा चीफ इंजीनियर को, और 3 दिन के अंदर में ही भेजेगा विद इन 3 डेज। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डेली रेनफॉल रिकॉर्डिंग टाइम। जो रेनफॉल होगा यानी बारिश जो पानी गिरेगी, वो रिकॉर्डिंग टाइम क्या होगी डेली का? तो आंसर है दोस्तों पर डे सुबह में, दिन के समय में 8 बजे AM में इसकी रिकॉर्डिंग होती है। कहाँ लिखा हुआ है? हमारे ब्रिज मैनुअल में लिखा हुआ है, पारा नंबर 716 में रेनफॉल डाटा में पढ़िए पॉइंट नंबर A। कह रहा है ए लिस्ट ऑफ रेन गेज स्टेशंस शैल बी मेंटेन इन डिविजनल इंजीनियर्स ऑफिस। पहले तो एक चीज़ और क्लियर करते हैं दोस्तों कि रेनफॉल का डाटा कहाँ मेंटेन होता है? डिविजनल इंजीनियर ऑफिस में होता है। शोइंग द डिजाइनेशन ऑफ द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द रेनफॉल एवरी डे एट 8 AM। कब होता है? पर डे सुबह में, दिन में 8 बजे होता है। चलिए और डाटा इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ऑन एनी डे व्हेन द रेनफॉल रिकॉर्डेड इज 75 mm और मोर। यदि 75 mm से ज़्यादा का रेनफॉल रिकॉर्ड होता है, तब देखिए आगे क्या एक्शन लेना है बता रहा है। द पर्सन रिकॉर्डिंग और रीडिंग शुड बी इंटीमेट द असिस्टेंट इंजीनियर। रिकॉर्डिंग का जो पर्सन होगा तुरंत असिस्टेंट इंजीनियर को या डिविजनल इंजीनियर को इन्फॉर्म करेगा। हु शैल बी टर्न इन्फॉर्मेशन टू चीफ इंजीनियर। वो चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म करेगा। यानी एक चेन बन गया दोस्तों। पर्सन करेगा असिस्टेंट इंजीनियर को या डिविजनल इंजीनियर को, और डिविजनल इंजीनियर करेगा किसको? चीफ इंजीनियर को। व्हेन दिस इज वेरी हैवी रेनफॉल आवरली रीडिंग शुड बी टेकन टू एक्सेस द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। चलिए अब सीधा अगले प्रश्न पे आते हैं कि अब देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न किस टाइप का उठ सकता है, जो हम लोग डाटा भी पढ़े हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है रेनफॉल ऑफ डैश mm और मोर रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटीमेशन। अगर कितना mm का रेनफॉल रिकॉर्ड होने से हमको इमीडिएट इंटीमेशन देना होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कितना 75 mm से या इससे ज़्यादा का रेनफॉल यदि रिकॉर्ड करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? रेनफॉल यदि रिकॉर्ड करते हैं 75 mm से ज़्यादा तो तुरंत क्या देना पड़ता है? इंटीमेट करना पड़ता है। किसको? असिस्टेंट इंजीनियर को या डिविजनल इंजीनियर को। तो हमारा आंसर हो गया 75 mm। और किसको करेंगे? AEN को करेंगे या फिर ऑब्लिक DN को करेंगे। और DN किनको करेंगे? DN करेंगे CBE को करेंगे, चीफ ब्रिज इंजीनियर को करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा वेरी हैवी रेनफॉल रिक्वायर रीडिंग। यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तब जो रीडिंग लेंगे वो कितना समय के अंतराल में लेंगे? क्या डेली लेंगे या हाफ डेली लेंगे या आवरली लेंगे या वीकली लेंगे? तो नहीं दोस्तों, उसको आवरली लेंगे। प्रत्येक घंटा पर फिर लेना स्टार्ट कर देंगे यदि वेरी हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो रहा है। तो कहाँ लिखा हुआ है? अभी हम लोग पढ़े थे। देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के बाद देखिए व्हेन दिस इज वेरी
हैवी रेनफॉल आवरली रीडिंग शुड बी टेकन टू द एक्सेस द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। उसके रेनफॉल को इंटेंसिटी को समझने के लिए हमको आवरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रीडिंग लेना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आवरली। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है एक्यूरेट रेनफॉल डाटा इज ऑब्टेन्ड यूजिंग। यदि हमको एक्यूरेट रेनफॉल डाटा चाहिए तो किस चीज़ से मेजरमेंट करेंगे कि एक्यूरेट डाटा हमको मिले। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्फ रिकॉर्डिंग गेज जो है वो हमको एक्यूरेट रेनफॉल डाटा देता है रिकॉर्ड करके। कहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे लास्ट लाइन पढ़िए इसका, लिखा हुआ है सेल्फ रिकॉर्डिंग गेज शैल प्रिफरेबली बी यूज टू गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा। क्लियर हो गया, यानी सेल्फ रिकॉर्डिंग जो गेज है हमारा क्या देता है, एक्यूरेट रेनफॉल डाटा देता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मंथली रेनफॉल स्टेटमेंट इज सबमिटेड विथ। जो मंथली हमारा रेनफॉल स्टेटमेंट है उसको किसके साथ और सबमिट करके आप दे सकते हैं। तो आंसर है दोस्तों फ्लड रिपोर्ट के साथ आप उसको जो मंथली रेनफॉल स्टेटमेंट है उसको आप दे सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 716 का रेनफॉल डाटा का पॉइंट नंबर 2 में जो हाईलाइट किया है उसको पढ़ते हैं। कह रहा एलॉन्ग विद द फ्लड रिपोर्ट्स ए स्टेटमेंट ऑफ मंथली रेनफॉल शुड बी सबमिटेड, है ना। फ्लड रिपोर्ट के साथ मंथली रेनफॉल डाटा को भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लड रिपोर्ट के साथ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा एनीमोमीटर इज प्रोवाइडिंग ऑन द ब्रिज वेयर। कह रहा ब्रिज पे एनीमोमीटर हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे। आंसर होगा वहाँ जहाँ हाई विंड कॉज डेंजर ऑफ द कैपेसाइजिंग हो, जहाँ बहुत हवा तेज चलने को हो उसके वजह से गाड़ियाँ गिरने की संभावना हो, डेंजर ऑफ द कैपेसाइजिंग हो जाए, उसके लिए हम लोग। तो लिखा हुआ कहाँ ये, आ जाइए पारा नंबर 717 में लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ एनीमोमीटर ऑन ब्रिज का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ये वाला। ऑन सिलेक्टेड ब्रिज वेयर हाई विंड आर एक्सपीरियंस्ड। देखिए हाई विंड का वर्णन आया। एंड देयर इज ए डेंजर फॉर द व्हीकल कैपेसाइजिंग, जहाँ डेंजर हो व्हीकल कैपेसाइजिंग का वहाँ हम क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे एनीमोमीटर का, है ना। यानी सिलेक्टेड ब्रिज है, इस टाइप के सिलेक्टेड ब्रिज होते हैं जहाँ हाई विंड एक्सपीरियंस मेजर किया जाता है और वहीं पे खतरा रहता है किस चीज़ का, डेंजर ऑफ द व्हीकल कैपेसाइजिंग का खतरा रहता है। तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, एनीमोमीटर का प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर शुड बी इंस्टॉल्ड एट। एनीमोमीटर कहाँ इंस्टॉल्ड करेंगे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नियर बाई रेलवे स्टेशन, स्टेशन के नज़दीक में हम लोग एनीमोमीटर को इंस्टॉल करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 717 का पढ़ते हैं यहाँ से। ऑन सिलेक्टेड ब्रिज वेयर हाई विंड आर एक्सपीरियंस एंड देयर इज डेंजर ऑफ द व्हीकल कैपेसाइजिंग एनीमोमीटर शुड बी इंस्टॉल्ड एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन क्लोज टू द ब्रिज, है ना। कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, रेलवे स्टेशन के पास प्रोवाइड कराएंगे। किसको, एनीमोमीटर को प्रोवाइड कराएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा करा लिमिटिंग विंड वेलोसिटी इज स्पेसिफाइड बाई। करा कि एनीमोमीटर हम लोग लगाते हैं तो जो विंड वेलोसिटी का लिमिट है वो कितना होता है और इसको कौन स्पेसिफाइड करता है। तो दोस्तों इसको स्पेसिफाइड करता है चीफ इंजीनियर। और हम लोग जानते हैं अक्सर एग्जाम में पूछता है ये कि ये होता है 72 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग मैनुअल में भी देख लेते हैं। अभी कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं पारा नंबर 717 में। द लिमिटिंग विंड वेलोसिटी शुड बी स्पेसिफाइड बाई चीफ इंजीनियर विच शुड नॉट एक्सीड 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। केम्पीएच 72 केम्पीएच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होता है तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्या करेगा। इट शुड बी इंजॉइंड द स्टेशन मास्टर शुड कंट्रोल ऑब्लिक स्टॉप द ट्रैफिक ऑन द सेक्शन कंसर्न व्हेन द विंड वेलोसिटी एक्सीड द लिमिट। यानी जहाँ स्पीड 75 से ज़्यादा हो रही है एयर की, वहाँ यानी ये लिमिट यदि पार कर जा रही है तो ट्रैफिक को क्या करना है, कंट्रोल कर लेना है या सीधा स्टॉप कर देना है। जब तक कि स्पीड इससे कम नहीं होगा तब तक आपको ट्रेन को नहीं भेजना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है मैक्सिमम परमिसेबल विंड वेलोसिटी शुड नॉट एक्सीड। अभी हम लोग देखे थे दोस्तों कितना होना चाहिए, 72 केम्पीएच से ज़्यादा मैक्सिमम विंड वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। डिसाइड कौन करता है, ये चीफ ब्रिज इंजीनियर डिसाइड करता है ना। कौन करता है,
चीफ ब्रिज इंजीनियर डिसाइड करता है, या फिर सी भी कर सकते हैं, सी डिसाइड करता है। इसमें सी ही लिखा है, सी डिसाइड करता है, तो ब्रिज हटा दीजिए, चलिए सी ही रखिए, सी डिसाइड करता है, चीफ इंजीनियर डिसाइड करता है। कितना होना चाहिए? 72 kmph होना चाहिए। दोस्तों हम बता दें कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, जिस पीडीएफ से बना रहे हैं, ये सारा पीडीएफ दोस्तों हमारा एलडीसी क्रैकर एप्लीकेशन पे जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, एलडीसी क्रैकर प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। यहाँ पे जा कर के डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, तो ये आपका सारा पीडीएफ हम वहाँ पर डे का अपलोड कर रहे हैं। लेक्चर होने के बाद वहाँ अपलोड कर दिया जाता है। खाली समय में अब जब आपको मौका मिले तो एक क्वेश्चन को आप इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करके, ताकि आपकी तैयारी करने में आसानी हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। एक आवश्यक सूचना दे दें दोस्तों, इस शनिवार यानी 10 तारीख को, 10 जनवरी को ब्रिज का टेस्ट होने जा रहा है। और इस ब्रिज का टेस्ट में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों इंक्लूड है। तो आप ब्रिज का जो वीडियो देख रहे हैं इससे भी काम चल जाएगा, और थोड़ा सा पढ़ के अध्ययन करके आप दीजिए, देखिए कि आपका लेवल कितना आता है, ब्रिज की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट भी आपको कहाँ मिलेगा? एलडीसी क्रैकर ऐप पे ही मिलेगा, जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके वहाँ पे जाइएगा तो लिखा होगा एडीएन वीकली टेस्ट सीरीज, है ना, एडीएन वीकली टेस्ट सीरीज लिखा होगा, उस पर जाकर के क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज। तो पर डे का जो प्रीवियस ईयर पिछले महीना में हो चुका है, पिछले सप्ताह में जो हो चुका है, वो सारा अभी तक अवेलेबल है। जो नहीं दिए हैं वो भी दे सकते हैं, पीवी वाला भी है वहाँ पे, और ब्रिज का भी जो होने वाला है वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे एलडीसी क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नई वीडियो आई है कि नहीं आई है। तो आपकी तैयारी हो सकता है थोड़ा सा जिगजैग हो जाए। ऐसे स्मूथ वे में कंटिन्यूअस पार्ट बाई पार्ट आपको नोटिस मिलता रहेगा, आपको मैसेज चला जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।